हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हमें इस वीडियो में इकाई 3 जो कि शैक्षणिक प्रशासन से संबंधित है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारी इकाई 5 भी है उसमें भी क्या है, इस टॉपिक को शामिल किया गया है कुछ हद तक, ठीक है। जैसे कार्य परिषद, विद्या परिषद, इनके कार्य वगैरह जो भी है, नियुक्ति वगैरह, इनको शामिल किया गया है इकाई 5 को और इकाई 3। तो इकाई 5 का जो आधा सिलेबस है वो इकाई 3 से संबंधित है। तो इसमें हमारा जो इकाई 3 और इकाई 5 है वो दोनों ही कंप्लीट होने वाली हैं। इकाई 5 के कुछ जो टॉपिक्स हैं उनकी अलग से वीडियो आपके लिए लेकर के मैं आऊँगा, ठीक है भी। इस वीडियो से पहले मैं काफ़ी वीडियो जैसे यूनिट 2 है, यूनिट 6 है, यूनिट 7 है, 8 है, 9 है, इन वीडियोस को मैं अपलोड कर चुका हूं। तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है, आज की जो इकाई है 3, शैक्षणिक प्रशासन से संबंध, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। और काफ़ी बड़ी यूनिट भी है और टिपिकल यूनिट भी है। अगर आराम से समझेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगी, ठीक है भाई। और इसी प्रकार की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले एक और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इन नोट्सों को यानी कि PDF फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पर यूनिट 15 रुपीज़ पे करके, यानी कि 9 यूनिट का 150 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा और आपको ये थ्योरी वाले नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पर अगर आप इन्हीं यूनिटों की यानी कि 1 से लेकर 9 यूनिट तक ऑब्जेक्टिव PDF प्राप्त करना चाहती हो, इनके मेरे द्वारा क्या है, इन यूनिटों की ऑब्जेक्टिव भी तैयार की गई हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पर यूनिट 30 रुपीज़ पे करना रहेगा। और इस यूनिट की PDFs, ऑब्जेक्टिव PDF और यूनिट की PDF प्राप्त करने के लिए आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 91 31 93 27 19, ठीक है भाई। ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और PDF के बारे में जो भी जानकारी लेनी हो वो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले शुरुआती ही यहाँ से होती है क्वेश्चन बनने की। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो आंसर आएगा 1973 में, ठीक है। संख्या क्रमांक कौन सा था, तो 22 नंबर था संख्या क्रमांक। दिनांक यानी कि राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी, तो 20 अप्रैल 1973 को राज्यपाल महोदय की इसको क्या हो गई थी, अनुमति प्राप्त हो गई थी। ध्यान दीजिए, देखो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, 1973 में। संख्या क्रमांक कितनी थी, 22 थी। राज्यपाल महोदय की अनुमति कब मिली, 20 अप्रैल 1973 को मिली थी। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजपत्र यानी कि गठित में अधिसूचना द्वारा जारी कब किया गया था, तो 23 अप्रैल 1973 को जारी किया गया था। पहली बार प्रकाशित किया गया था कब, 23 अप्रैल 1973 को प्रथम बार प्रकाशित की गई। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने एवं उन विश्वविद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन के लिए अधिक अच्छा उत्पन्न करने हेतु इस अधिनियम को लाया गया था। भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था। कब, भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, ठीक है। आगे पहला अध्याय देख लेते हैं इसको। पहला अध्याय है किससे, प्रारंभिक से संबंधित है। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ क्या है देख लेते हैं। यह अधिनियम मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त मीन्स लागू होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, ठीक है। निरसन तथा व्यावृत्ति कोई काम की नहीं है, ध्यान रखिएगा। जितना महत्वपूर्ण होगा इस अधिनियम से यानी कि इस यूनिट से, वो मैं सारा कुछ इसमें क्या है क्लियर करूँगा, ठीक है। बाकी जो अपने लिए पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अस्थायी उपबंध भी कोई काम की नहीं है। परिभाषाएं देख लेते हैं, ठीक है।
परिभाषाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये धारा 4 है अपनी, ध्यान रखना है इस अधिनियम की कौन सी धारा 4 के अंतर्गत सभी परिभाषाओं को क्या है शामिल किया गया है। जैसे धारा 4(1) में क्या किया गया है, अध्ययन बोर्ड। तो अध्ययन बोर्ड से क्या अभिप्राय है, विश्वविद्यालय में एक क्या होगा, अध्ययन बोर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, अध्ययन बोर्ड होगा। अगला है अनुसूचित, यानी कि 4(2) में क्या किया गया है, अनुसूचित जनजातियों से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियों इस राज्य के संबंध में निर्दिष्ट की गई अनुसूचित जनजातियों से। वहीं पर अनुसूचित जातियों से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में निर्दिष्ट की गई अनुसूचित जातियों से है। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 4(4) में देखते हैं कर्मचारी यानी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से, कार्य परिषद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद होगी, कुलपति विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, कुलाधिपति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे, और छात्र निवास से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के विद्यार्थियों के लिए निवास स्थान या सामूहिक जीवन की इकाई जिसकी विश्वविद्यालयों द्वारा व्यवस्था की गई हो, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया गया हो, मान्यता दी गई हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 4(5) में कार्य परिषद का वर्णन है, 4(6) में कुलपति जी का वर्णन है, और 4(7) में कुलाधिपति जी का वर्णन है, और 4(8) में क्या है, छात्र निवास का वर्णन है। ठीक है, ये परिभाषाएं इतनी ही महत्वपूर्ण थी। बाकी की परिभाषाएं आप जहाँ से बुक्स से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, या आप मेरे नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो मुझसे संपर्क करके, मैंने जो ऊपर नंबर बताया है, ठीक है, उससे संपर्क करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ से परिभाषाओं से क्वेश्चन फिर भी नहीं बनने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ मैं स्पेशली आपसे बोलूँगा कि ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा अध्याय है विश्वविद्यालय का निगमन। आप धारा 5 में बस इतना ही याद रखें कि किस धारा में विश्वविद्यालय के निगमन की बात की गई है, तो धारा 5 में विश्वविद्यालय के निगमन की बात की गई है। ठीक है, आगे जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे हम। आप ये सोच रहे हैं सर स्क्रॉल ही करते जा रहे हैं लगातार। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, जितना भी ज़रूरी होगा इस अधिनियम से वो हम पढ़ेंगे, ना कि पूरा का पूरा कचरा। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही हम क्लियर करने वाले हैं, ध्यान रखना। ये तीसरा अध्याय जो है इस अधिनियम का, ठीक है, ये तीसरा अध्याय ही है वो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बहुत अधिक महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है, तो देख लेते हैं। धारा 11 है, अध्याय तीसरा है। कुलपति के यानी कि विश्वविद्यालय के जो अधिकारी होंगे वो कौन कौन होंगे, तो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर पर आएगा कौन, कुलाधिपति। कुलाधिपति के बाद कुलपति महोदय, कुलपति के महोदय कुलाधि सचिव। देखिए एक बार और देख लीजिए, कुलाधिपति, कुलपति, कुलाधि सचिव, ठीक है, और संकायों के संकायाध्यक्ष, कुल सचिव। पहले नंबर पर कुलाधिपति, दूसरे नंबर पर कुलपति, तीसरे नंबर पर कुलाधि सचिव, चौथे नंबर पर संकायों के संकायाध्यक्ष, और 5वें नंबर पर कुल सचिव। और 6वें नंबर पर यानी कि धारा 11 की 5 क्लोज में विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष, और जो 6 है क्लोज उसमें विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जो कि किसके द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाएंगे, तो आंसर आएगा परिनियमों द्वारा, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए नियमों को परिनियम कहते हैं, और उन्हीं नियमों के अनुसार जो विश्वविद्यालय के अधिकारी बनाए जाते हैं वह किसके द्वारा बनाए जाते हैं, परिनियमों के द्वारा। सबसे पहला टॉपिक हम लेके चलेंगे कुलाधिपति और उसकी शक्तियों को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो जो कुलाधिपति होगा वो मध्य प्रदेश सरकार का राज्यपाल ही क्या होगा, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति
होगा। ठीक है। कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा। ध्यान रखिएगा, जो विश्वविद्यालय की सभा होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आंसर आएगा कुलाधिपति करता है। ठीक है। और कुलाधिपति होता कौन है, तो राज्य का राज्यपाल ही विश्वविद्यालय का क्या होता है, कुलाधिपति होता है, अध्यक्ष होगा। और जब वह उपस्थित हो सभा के सम्मेलनों की तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। अगर आपसे पूछा जाए विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आंसर आएगा कुलाधिपति। अगर कुलाधिपति नहीं है तो कुलपति, और यदि कुलपति भी नहीं है तो कुलाधिपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति इस सम्मेलन की यानी कि सभा की क्या कर सकता है, अध्यक्षता कर सकता है, सम्मेलनों की अध्यक्षता कर सकता है, दीक्षांत समारोह की भी क्या है, अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं, कुलाधिपति में ही और है, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज पत्र या जानकारी मांग सकेगा। ये किसको अधिकार है, कुलाधिपति को। ठीक है। आगे देख लेते हैं, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को जिसने ऐसे मामले पर पूर्व में विचार किया हो पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित कर सकेगा। कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी समिति या निकाय की जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया है या की गई हो, किसी भी ऐसी कार्यवाही को जो इस अधिनियम परिनियमों अध्यादेशों या विनियमों के रूप में न हो। ठीक है। अगला पॉइंट है, किसी प्राधिकारी समिति या अन्य निकाय की किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों को जो कुलपति द्वारा धारा 15 की उपधारा 7 के अधीन उसे निर्देशित की गई हो, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के हितों पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, डालने वाली हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो कुलाधिपति महोदय होंगे उनका क्या महत्व रहेगा, तो देख लीजिए। परंतु कोई भी ऐसा आदेश करने से पूर्व वह संबंधित अधिकारी प्राधिकारी समिति या निकाय को यह कारण दर्शाने के लिए अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए। यदि उसके द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाए तो वह उस पर विचार करेगा। सम्मानित उपाधियों प्रदान करने की प्रत्येक प्रास्थापना कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अध्याधीन होगी। कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, कुलाधिपति के बाद है कुलपति महोदय। ठीक है। कुलपति की नियुक्ति उपधारा या उपधारा 6 के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम 3 व्यक्तियों की पैनल यानी तालिका में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। तो सीधा आंसर याद रखिए, जो कुलपति महोदय होते हैं वो कितने सदस्यीय समिति की गठित समिति की सिफारिश पर की जाती हैं, तो 3 सदस्यीय। और अगर ये पूछा जाए कि कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आंसर आएगा कुलाधिपति महोदय के द्वारा समिति की कुलपति महोदय की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। परंतु यदि समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण या नियुक्ति प्रतिग्रहित करने के लिए रजामंदी न हो तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा। ठीक है। मान लीजिए संतुष्ट नहीं है समिति ने जिस व्यक्ति के अनुमोदन दिया है या गठित की गई समिति ने किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश की और वो कुलाधिपति को नहीं लगता है कि नहीं इसको मुझे कुलपति बनाया जाना चाहिए, तो वो दूसरे व्यक्ति के रिकमेंडेशन के लिए समिति से पुनः सिफारिश कर सकता है। परंतु यदि यह भी द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट किए गए प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति जो होगा वो राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात कुलाधिपति द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। यानी कि ऑल ओवर बात ये हो रही है कि क्वेश्चन अगर ये आता है कि एग्जाम में कुलपति महोदय की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या प्रथम कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जब कुलपति की नियुक्ति होगी तो गठित समिति 3 सदस्यीय गठित समिति होगी, उसकी सिफारिश पर करेंगे कुलाधिपति महोदय। लेकिन जो प्रथम कुलपति होगा वो राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त कुलाधिपति द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है।
कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे तो देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित किया गया व्यक्ति, यानी एक कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। आगे है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक व्यक्ति। कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक व्यक्ति। कुलाधिपति इन 3 व्यक्तियों में से एक समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा, यानी किसी एक व्यक्ति को क्या कर सकता है, समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उपधारा 3 नंबर पे है। उपधारा 2 के अधीन समिति गठित करने के लिए कुलाधिपति कुलपति की अवधि का अवसान होने के 6 मास पूर्व कितने महीने पहले कर लेगा। मान लीजिए कुलपति महोदय की जो समयावधि है, जो कालावधि है, पदावधि है, वो समाप्त होने वाली है, तो उसके 6 मास पूर्व कार्य परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने अपने नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा, और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के 1 मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहती हैं तो इसके पश्चात कुलाधिपति यथास्थिति किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकेगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त हो उपधारा के अधीन समिति के लिए निर्वाचित या नाम निर्देशित नहीं किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। समिति अपने गठन की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर या 4 सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाए तालिका प्रस्तुत करेगी। ठीक है, इसमें से जो नीचे दिया गया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना जरूरी था उतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो टॉपिक महत्वपूर्ण है वो है कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें, कुलपति की पदी, उसके पद में रिक्ति। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्वकालिक वेतनिक अधिकारी होता है। पहला पॉइंट तो यही याद रखिएगा, जो कुलपति महोदय होती हैं वो विश्वविद्यालय की कैसे अधिकारी होती हैं, तो पूर्वकालिक वेतनिक अधिकारी होगा। ठीक है, वेतनिक अधिकारी होगा, और उसकी उपलब्धियां एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें पर नियमों द्वारा विहित की जाएंगी। ध्यान रखना है, इस अधिनियम में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर आपसे पूछा जाए जैसे कुलपति, कुलाधिपति, कुल सचिव, कुलाधि सचिव, संकायों के संकाय अध्यक्ष, इन सब के अधिकारियों की जो सेवा शर्तें हैं, जो पदावधि हैं, यानी कि इनके संबंध में जो भी नियम बनाए जाते हैं वो इस अधिनियम के परिनियमों द्वारा ही तैयार किए गए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, कुलपति के, कुलाधि सचिव के, कुलाधिपति के, किसी के भी, तो आपका आंसर रहेगा परिनियमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कुलपति 4 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और 2 से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कुलपति महोदय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष की अवधि के लिए, और ये ध्यान रखिएगा 2 से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यानी कि 2 बार कुलपति बन सकता है, इससे आगे कुलपति नहीं नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो विलुप्त हैं ये अपने लिए कोई काम का नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितना भी महत्वपूर्ण होगा उस पर मैं बात जरूर करूँगा। ठीक है, जो मुझे लगता है कि जहाँ से पढ़ना है या क्वेश्चन आ सकता है। कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख लेते हैं। कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा। पहला पॉइंट, विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी कौन होता है, तो आंसर आएगा कुलपति महोदय होता है। और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के सम्मेलनों की भी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। वह कार्य परिषद तथा विद्या परिषद का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष और सभा का सदस्य तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों का जिनका कि वह सदस्य हो अध्यक्ष भी होगा। वह विश्वविद्यालय की किसी भी प्राधिकारी समिति या अन्य निकाय की किसी भी सम्मेलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किंतु वह उसमें मत देने का तब तक का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी समिति या निकाय का सदस्य न हो। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है, यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम पर नियम, अध्यादेश तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियाँ भी क्या होंगी, प्राप्त होंगी। किसको? कुलपति महोदय को। आगे चलते हैं। कुलपति को सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद की तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों की जिनका कि वह अध्यक्ष हो, सम्मेलन बुलाने की शक्ति भी किसके पास है भाई? कुलपति महोदय के पास है। यह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रायोजित भी कर सकेगा, प्रत्यायोजित भी कर सकेगा। आगे है, यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात यथाशीघ्र अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही प्राप्त करता करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय 3 मास से अधिक कालावधि के लिए किसी भी आवृत्ति व्यय के हेतु वचनबद्ध नहीं होगा। जैसे कि मैं इसको समझाता हूँ, जैसे विश्वविद्यालय में 3 मास से अधिक कालावधि के लिए किसी भी आवृत्ति व्यय के हेतु वचनबद्ध नहीं होगा। मान लीजिए कुलपति महोदय ने ऐसी कार्यवाही की है जो कि अधिक से खर्चीली हो, तो 3 मास यानी कि 3 महीने से अधिक की कालावधि के लिए किसी भी आवृत्ति व्यय के हेतु वचनबद्ध नहीं होगा, यानी कि कह नहीं सकेगा कि 3 मास से अधिक समय के लिए खर्चा किया जाए विश्वविद्यालय में, तो केवल 3 महीने के लिए किया जा सकता है। उसके आगे कुलपति महोदय को यह अधिकार नहीं है कि वो वचनबद्ध नहीं है विश्वविद्यालय के आगे भी इस कार्य को जारी रखा जाए, यानी कि कार्य आपको अपने से 3 मंथ में ही करना है। ठीक है, आवृत्ति व्यय का मतलब आने वाले व्यय के लिए तैयार नहीं रहेगा। ठीक है, आगे फिर से ये क्या है, अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 15 का प्रथम कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य। ठीक है, प्रथम कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य एक बार देख लेते हैं, ऊपर कुछ छूट तो नहीं गया है? नहीं। ठीक है, चलते हैं। याद रखना है, द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट किए गए प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद और उसके अन्य प्राधिकारियों का गठन विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर करें। यानी कि देखो, विश्वविद्यालय में जो सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद, जो भी अन्य प्राधिकारी होती हैं, जैसे अन्य प्राधिकारी अध्ययन बोर्ड है, विद्या परिषद है, अकादमिक योजना है, मूल्यांकन बोर्ड है, इन सब की नियुक्ति का अधिकार, पहली बात क्वेश्चन ये पूछा जाए का अधिकार किसके पास है, तो आंसर आएगा प्रथम कुलपति महोदय के पास। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि कितनी कालावधि के भीतर ऐसा करना है उसको, तो आंसर आएगा 2 वर्ष की कालावधि के भीतर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इनका वो 2 वर्ष के भीतर नियुक्ति नहीं कर पाता है तो 2 वर्ष के लिए उस स्वयं प्रथम कुलपति को ही यह सब समझा जाएगा। यह सब मीन्स सभा समझा जाएगा, कार्य परिषद समझा जाएगा, विद्या परिषद समझा जाएगा। यह सब किसको समझा जाएगा? प्रथम कुलपति महोदय को। अब ये पॉइंट जो दिया है, यहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। जो प्रथम कुलपति महोदय हैं उनकी शक्तियों तथा कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो धारा 15 क में इसकी शक्तियों तथा कर्तव्यों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आता है हमारा 15 ख, और जो हमने पढ़ा था अध्याय 3, और अध्याय 3 में जो धारा आपकी थी 11, वहाँ से हमने शुरू किया था पढ़ना स्टार्ट। ठीक है, और अध्याय 3 ही इस अधिनियम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनती हैं वो यहीं से बनती हैं। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले देखा कुलाधिपति, उसके बाद कुलपति महोदय, और उसके बाद है कुलाधि सचिव। ठीक है, कुलाधि सचिव हम 2 को ही कंप्लीट करके चलते हैं। ठीक है, कुलपति और कुलाधिपति को।
कुलादि सचिव जो होगा हमारी इस यूनिट की यानी कि यूनिट 3 के पार्ट 2 में मैं इसको क्या है क्लियर करूँगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियोस से अच्छा है कि छोटी छोटी वीडियो को बार बार देख करके चीज़ों को कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि हमें कन्फ्यूजन नहीं रहे और क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है। तो इस कुलादि सचिव के बारे में हम अगली वीडियो में यानी कि इकाई 3 के पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।